दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत बदल चुकी है और इसके संकेत हमने इस चुनाव के वक्त बार बार दिए और जो कहा वही हुआ भी। महाराष्ट्र के भीतर का नेक्सस, उसे भेद पाना, इंडिया गठबंधन या कहें अघाड़ी, उसके बूते के बाहर हो चला था क्योंकि यह नेक्सस इतना बड़ा था। उस नेक्सस के पीछे जो ताकतें थी वो इतनी बड़ी थी कि उसे भेद पाने की सोचना भी राजनीतिक तौर पर चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के भीतर शायद किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन जो परिणाम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जरिए अब निकल कर आए हैं वो ना सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत को बदलने की दिशा में ले जाने वाले हैं। यह एक ऐसी हवा का झोंका है जिसने महाराष्ट्र के भीतर से बीते 60 वर्षों की सियासत को पलट दिया है। वो सियासत जिसके बीज एक वक्त बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर बोए थे। मराठी मानुष शब्द इजाद किया था, वो शब्द जिसके आश्रय शरद पवार ने एक ऐसे नेक्सस को अपने इर्द गिर्द बनाया जिसमें शुगर लॉबी हो या कॉपरेटिव्स हो या फिर महाराष्ट्र के भीतर गवर्नमेंट को साधने वाली पूरी की पूरी मशीनरी जो नौकरशाही और पुलिस के आश्रय चलती है, उसको साथ लेकर चलने का हुनर भी उन्होंने अपने साथ ही रखा। लेकिन सब कुछ 2024 के विधानसभा चुनाव के जनादेश ने बदल डाला। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस सोच नहीं सकती है कि 5 महीने के भीतर यानी लोकसभा चुनाव के 5 महीने के बाद पिरामिड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और ना सिर्फ उल्टा होगा बल्कि जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस जिस नेता को लेकर जिस जिस क्षेत्रों में पहुंच और पकड़ अघाड़ी के नेताओं और पार्टियों की रही वह सब कुछ धूमिल हो जाएगी। यह कल्पना के परे था। यह कैसा नेक्सस था और इस नेक्सस को लेकर सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि 3,246 करोड़ रुपए जिसका जिक्र हमने कई मौकों पर किया, उसके आश्रय कितना पैसा बांटा गया, यह पैसा कैसे गुजरात से चलकर महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र की राजनीति में उसने उफान ला दिया। एक वोट की कीमत कितनी हो सकती है हर कोई नोटों में गिनते चला गया। लेकिन इन सब से हटकर बड़ा सवाल इस चुनाव का संदेश देकर गया। जिस विदर्भ में कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा से रहा, इस वक्त वो हाशिए पर चली गई। मराठवाड़ा में जो उसने अपना वर्चस्व लोकसभा चुनाव के वक्त बनाया वह हाशिए पर चला गया। पश्चिम महाराष्ट्र में जो शरद पवार की तूती बोलती थी वह पूरी तूती उलट गई और विरासत की जिस लड़ाई को एनसीपी को बांटकर अजीत पवार आगे बढ़े उसमें वोट ट्रांसफर हो या फिर एक ऐसी परिस्थिति बनती चली गई जिसमें अजीत पवार भारी पड़ गए जो लोकसभा चुनाव यानी 5 महीने पहले पूरे तरीके से गायब थे। मुंबई का इलाका हो, कोंकण का इलाका हो, कल्याण हो, ठाणे हो, शिवसेना और शिव सैनिकों की कतार जो बाला साहब ठाकरे के साथ रहती थी वो बट तो गई थी 2.5 साल पहले। लेकिन राजनीतिक तौर पर चुनावी जनादेश ने संकेत बहुत साफ दे दिए कि अब ठाकरे परिवार अस्त हो चला है। शरद पवार की राजनीति थम चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। जिस हिंदुत्व वोट के आश्रय 1995 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद से लगातार तकरीबन 35 से 38% वोट शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में रहे। उस दौर में चाहे कांग्रेस जीतती रही लेकिन एक सच बहुत साफ था, कांग्रेस की सत्ता आएगी तो बिना शरद पवार की एनसीपी के आ नहीं सकती है क्योंकि एनसीपी की ताकत 16 से 18% वोट हमेशा रहे। एनसीपी बटी तो बटी हुई वोट की तादाद 22% हो गई लेकिन शरद पवार 12% वोट पर अटके। 10% वोट के साथ अजीत पवार एक बड़ी ताकत बन गए और ना सिर्फ ताकत बन गए बल्कि शरद पवार के भी आगे निकल गए। यही स्थिति शिवसेना की रही। शिवसेना जिसके 16, 17, 18% वोट हमेशा से साथ रहे वह भी बटी तो वहां भी लगभग वोट परसेंटेज 22-23% पहुंच गया। लेकिन बटी हुई परिस्थितियों में
12-13% वोट उद्धव ठाकरे के साथ रहे जरूर, लेकिन दूसरी तरफ 10-11% एकनाथ शिंदे के साथ रहे। तो एकनाथ शिंदे का 10-11% पर खड़े होना, उतने ही फीसदी पर अजीत पवार का लगभग खड़े हो जाना और उसके ठीक समानांतर 26-27% वोट बीजेपी के पास आ जाना, यह मैसेज है कि 50% वोट के साथ अगर आप खड़े हैं तो फिर सत्ता तो आप ही की होगी। और उस पर बागी और निर्दलियों की मौजूदगी ने बड़ी सेंध अगाड़ी में लगा डाली। लेकिन पहला बड़ा सवाल उभर कर जो आया महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर, उसमें जितनी बड़ी साख, जितनी बड़ी पूंजी, जितने बड़े कॉरपोरेट और जिस तर्ज पर नेक्सस गुथा गया, उस नेक्सस को इंडिया गठबंधन और अघाड़ी कभी समझ ही नहीं पाया कि दरअसल इसके मतलब मायने होते क्या हैं। दरी बिछाने से लेकर लाउड स्पीकर लगाने तक, कुर्सियां बिछाने से लेकर नोट बांटने तक की परिस्थितियों के बीच उस हवा को तब और ज्यादा बल मिल गया जब एक साथ 4% से ज्यादा वोट इजाफा हो गया। और जो वोटों का इजाफा था उसने संकेत यह भी दे दिए कि जिन इलाकों में सीधा टकराव कांग्रेस के साथ है, जिन जगहों पर दोनों शिवसेना आपस में टकरा रही है, जिन जगहों पर दोनों एनसीपी टकरा रही है, वहां वहां वोट परसेंटेज बढ़ते चले गए। क्या यह नेक्सस का हिस्सा था? और उस नेक्सस में कौन शामिल था? यह सवाल दबी जुबान में या कहें खुलकर बोलने की स्थिति में शिवसेना के संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे से जुड़े, वो आए जरूर, लेकिन अगला सवाल यह भी था, जब यह नेक्सस चल रहा था तब आप जागे क्यों नहीं? और उसके बाद की परिस्थिति यह है कि इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू का वोट यानी हिंदुत्व वोट के आश्रय जिस सियासत को साधा गया, उसमें बड़े सितारे के तौर पर एकनाथ शिंदे का उदय हो गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जितनी सीटों पर कब्जा किया है, पूरी अघाड़ी उतनी सीटों तक पहुंचने के लिए हांफने लगी। इस दौर में शिवसेना 56 सीटों पर और दूसरी तरफ अघाड़ी, अगर उसको आप बांटिएगा तो कांग्रेस 19-20 सीटों पर, शिवसेना उद्धव ठाकरे 19 सीटों पर, शरद पवार 12 सीटों पर, यानी तीनों को मिला भी दीजिएगा तो भी आप एकनाथ शिंदे की पार्टी के बराबर पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या वाकई सिर्फ विदर्भ और मराठवाड़ा से कांग्रेस का गायब होना, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का मराठवाड़ा में सिकुड़ जाना, पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर पूरे तरीके से शरद पवार के वर्चस्व को चुनौती देते हुए मटियामेट कर देना और मुंबई, ठाणे, कोंकण के इलाके में एकनाथ शिंदे का वर्चस्व बोलना, यह मैसेज उस राजनीति का है जो हिंदुत्व के आश्रय बाला साहब ठाकरे की राजनीति को साधते चली आई। और हमने बताया 1995 के बाद दोनों एक साथ खड़े हुए तो 35-36% वोट हमेशा इनके साथ रहे और मोदी काल में यानी 2014 और 2019 के दौर में यह वोट का परसेंटेज 40 से 45% तक चला गया। 2024 में पहली बार उसमें सेंध लगी और अलग अलग जगहों से जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसने महाराष्ट्र की जनता को इस रूप में जागृत तो कर दिया कि आप परिवारवाद पर कम ध्यान दीजिए। और यह परिवारवाद सिर्फ ठाकरे परिवार से नहीं, बल्कि उन बच्चों के साथ भी जुड़ा है जो बाप की उंगली पकड़कर और चांदी का चम्मच लेकर राजनीति में कूदना चाहते हैं। उनके लिए भी इस बार बड़ा सख्त मिजाज के साथ महाराष्ट्र के वोटरों ने अपना संदेश दिया। लेकिन 3 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। पहला सवाल तो है महाराष्ट्र के भीतर किसानों की नहीं चली। जो भी फसलों को लेकर जो भी न्यूनतम तक की जरूरत थी वो सब गायब हो गई। वो सोयाबीन का मसला हो या वो कॉटन का मसला हो या किसानों की ओवरऑल लागत भी ना मिल पाने की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ मसला हो, वह कोई मायने पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं रखता है। महाराष्ट्र के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मायने नहीं रखती है। महाराष्ट्र के भीतर कोई आंधी बनकर आया तो वो महिलाओं की आंधी थी, इसी संदेश के साथ कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट डाले। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उसका कोई आंकड़ा दिया नहीं है,
लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के आश्रय इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि दरअसल लाडली बहना का कमाल और इन सब के बीच एकनाथ शिंदे ने जिस राजनीति को साधा और जिस पूंजी के आश्रय साधा, जिन योजनाओं के आश्रय साधा और जिसके जरिए डबल इंजन की सरकार में यह मैसेज दे दिया कि अगर दिल्ली साथ में नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप उद्धव ठाकरे के दौर को याद कर लीजिए, तो यकीनी तौर पर यह मैसेज बहुत बड़ा हो गया। दूसरा सवाल इस दौर में उभर कर आया, अगर किसान खारिज तो क्या वाकई 5 महीने के भीतर, 5 महीने पहले इस देश में मोदी के चेहरे की परीक्षा हो रही थी और प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र चुनाव को बीच में छोड़कर चले गए, यह भी सच है। आखिरी 2 दिनों में अमित शाह भी नहीं आए, यह भी सच है। तो क्या महाराष्ट्र के भीतर जो राजनीतिक चेहरे दिल्ली से चल रहे थे उनके खिलाफ जो हवा बही, उस हवा के आश्रय इंडिया गठबंधन ने उड़ान तो भरी, लेकिन जैसे ही वो चुनाव आखिरी दौर में छत्रपों के हवाले कर दिया गया, यानी क्षेत्रीय तौर पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के हवाले हुआ, तो लोग तुलना करने बैठ गए, अच्छा शरद पवार, अच्छा उद्धव ठाकरे, और दूसरी तरफ कांग्रेस का तो कोई नेता है ही नहीं। इस दौर में टिकट, खास तौर से कांग्रेस के भीतर के टिकट जिस तर्ज पर बांटे गए और जिस अंदाज में नाना पटोले चल रहे थे, वो अंदाज सिर्फ इस बात का घोतक था कि देखिए हमने लोकसभा चुनाव जिता दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी का किला ढहढाकर लोकसभा चुनाव परिणामों में गिर गया था और इस बात को लेकर होड़ मची थी कि नाना पटोले कहते थे हमारी वजह से, उद्धव ठाकरे कहते थे हमारी वजह से, शरद पवार कहते थे हमारी वजह से। इन 3 वजहों में वो स्थिति गायब हो गई जिसके पीछे एक विचारधारा का जिक्र बार बार राहुल गांधी कर रहे थे। एक संदेश तो यह भी निकल कर आ रहा था, राहुल गांधी नहीं चाहते वो कांग्रेस साथ चले, वो कांग्रेस बरकरार रहे, जिस कांग्रेस के भीतर हर नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा मानता है और इस तौर पर मौजूद रहता है जहां पर उसका पेट भरा हुआ है, उसे कोई परेशानी दिक्कत है नहीं। शायद यही वजह से टिकटों का वितरण भी अपने करीबियों के इर्द गिर्द होता चला गया और इसकी खुली जानकारी भी निकल कर आई। लेकिन आज की तारीख में जब जिक्र इस बात का होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति एक झटके में बदल चुकी है और एक ऐसी राजनीति महाराष्ट्र की जमीन पर आकर अब खड़ी हो चली है जिसमें ठाकरे परिवार और शरद पवार की जगह नहीं, जहां पर कांग्रेस का कोई नेता चेहरे के साथ मौजूद नहीं,